Co-presenting Easy Pay, organizing the unorganized. Co-powered by केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार. स्पेशल पार्टनर संजीवनी गोल्ड टी, चाय वही जो अतिथि मन भाए. नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप. आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी. चलिए 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर के साथ. यूपी बीजेपी के संकल्प पत्र पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है. यूपी बीजेपी के संकल्प पत्र में मथुरा का एजेंडा सांकेतिक रहेगा. राम मंदिर और काशी कॉरिडोर को मॉडल के तौर पर पेश करेंगे. सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप देने का संकल्प होगा. किसानों के बिजली बिल पर बड़ी राहत की घोषणा भी संभव है. तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी बीजेपी के संकल्प पत्र पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे दें. यूपी बीजेपी के संकल्प पत्र में मथुरा का एजेंडा भी सांकेतिक रूप से रहेगा. राम मंदिर और काशी कॉरिडोर को मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा. सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप देने का संकल्प भी होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से. किसानों के बिजली बिल पर बड़ी राहत की घोषणा भी संभव है. तो अब मैनिफेस्टो का इंतजार किया जा रहा है, संकल्प पत्र का इंतजार किया जा रहा है. देखना होगा कि कौन कौन से चुनावी वादे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं. तो एक तरफ पार्टी का प्रचार जोरों पर है, लेकिन अब बारी है मैनिफेस्टो की भी. संकल्प पत्र जिसे नाम बीजेपी की तरफ से दिया गया है वो जल्द ही सामने आ सकता है. और संकल्प पत्र में मथुरा का एजेंडा भी सांकेतिक रहेगा, क्योंकि कई नेताओं से आपने सुना कि बार बार वो राम मंदिर काशी के साथ साथ मथुरा का भी जिक्र कर रहे हैं. जाहिर तौर पर इस मुद्दे के जरिए भी चुनावी माहौल को भुनाने की कोशिश रहेगी. सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप देने का संकल्प भी हो सकता है. संकल्प पत्र में किसानों का एक अहम मुद्दा जो कि बार बार विपक्षी दल भी जोर शोर से उठा रहे हैं. जाहिर तौर पर बड़ी राहत की घोषणा भी इस संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से की जा सकती है. तो 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होनी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण. और मथुरा जहां से श्रीकांत शर्मा को टिकट दिया गया है. और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का. मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ. मयूर, एक तरफ प्रचार भी पार्टी का हम देख रहे हैं, लिस्ट भी राजनीतिक पार्टियों के सामने आ रही है, लेकिन अब संकल्प पत्र पर बीजेपी की नजर है कि कौन कौन से मुद्दे इसमें शामिल हो सकते हैं. खासतौर पर अगर हम देखें तो किसानों का मुद्दा और मथुरा का एजेंडा भी सांकेतिक तौर पर इसमें रह सकता है. जी बिल्कुल, देखिए पहले राम मंदिर, फिर वाराणसी कॉरिडोर और अब मथुरा का मुद्दा भी सामने आ सकता है. संकल्प पत्र जो भाजपा का है, हालांकि बीजेपी हमेशा से ये कहती आई है कि जो हिंदू धार्मिक स्थल है, जो सांस्कृतिक स्थल हैं, उनका विकास हो, उनका उत्थान हो, ये पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है. तो ऐसे में उसी में जो मथुरा है उसको भी अब शामिल किया जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ जब आपने जो बात कही, जो किसानों का जो बिजली का बिल है, क्योंकि बिजली को लेकर बहुत चरम सीमा पर इस समय राजनीति प्रदेश में हो रही है. हर कोई बिजली बिल को लेकर जो है बात कर रहा है. समाजवादी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही है. तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी पीछे कैसे रह सकती है. और पश्चिम यूपी में चुनाव से शुरुआत होनी है और वहां पर जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चला आ रहा था, तो किसानों को भी खुश करना है. तो ऐसे में किसानों का जो बिजली का बिल है उसको माफ करने को या फिर उसको कम करने को लेकर जो है बात इनके संकल्प पत्र में हो सकती है. हालांकि जो धार्मिक स्थल है उनका उत्थान करना है, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है. और जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वाराणसी कॉरिडोर जिस तरीके से बना है, तो जो प्रदेश के हिंदू हैं कहीं ना कहीं उनमें इस बात को लेकर खुशी है कि जो लंबे समय से मामले चले आ रहे थे उनका निस्तारण भारतीय जनता पार्टी कर रही है. ऐसे में मथुरा का जो मामला है जिसको लेकर आवाज आपके पास. और मथुरा से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया भी जुड़ गए हैं. कन्हैया, देखिए अभी हमने कई नेताओं को सुना है, बार बार वो मथुरा का भी जिक्र कर रहे हैं ठीक चुनावों से पहले. जाहिर तौर पर इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश है और एक बड़ा जो रणनीति है उसके तहत अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द वहां पर. जी बिल्कुल, अमित शाह का दौरा 27 तारीख को बताया जा रहा है कि वो संभव 27 तारीख को मथुरा आएंगे. ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा करीब 19 बार
सरकार बनने के बाद आ चुके हैं। उसके साथ ही जब जितने मंचों पर जब बातें हो रही थी लगातार, जब चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि मथुरा की बारी है, और मथुरा वृंदावन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार मंचों से कहा है कि जब काशी और अयोध्या हो चुका है तो अब मथुरा में भी विकास कहां रह जाएगा। ऐसे में मथुरा प्रमुख तौर पर राजनीतिक गलियारों में एजेंडे के रूप में रहा है, लेकिन अब इस बार क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को भी कार्यक्रम लघु में बताया जा रहा है कि मथुरा होने वाला है, और उम्मीद जताई जा रही है कि जो घोषणा पत्र है उसमें मथुरा प्रमुख तौर पर रहेगा, और मथुरा की राजनीति भी जिस तरीके से गर्म दिखाई दे रही है, क्योंकि चाहे वो बिजली की बात हो, क्योंकि मथुरा से ही उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा है, ऐसे में राजनीतिक तौर पर भी मथुरा की भूमिका जो है अहम तौर पर दिख रही है। बिल्कुल देखना होगा कि संकल्प पत्र में कौन कौन से वादे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रहार। गुंडे, अपराधी और माफियाओं के दम पर चुनाव जीतना चाहती है एसपी। जनता को याद है एसपी बीएसपी शासन की तबाही। समाजवादी पार्टी छिपाती है उम्मीदवारों की आपराधिक छवि। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, बीजेपी अपनी सूची जारी कर रही है, उसमें जो भी जातिगत समीकरण होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने जो पहली सूची जारी की है उसके बारे में आप क्या कहना है? उसमें उन्होंने यादव को भी भरपूर टिकट दिया और अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों को भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सूची सामाजिक समीकरण यानी सबका साथ सबका विकास का गुलदस्ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सूची अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों, पलायन के लिए मजबूर करने वालों का उनका ये समीकरण है कि हम अपराधियों के, गुंडों के बल पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता अगर सीधे वोट नहीं देगी तो हम गुंडों के बल पर वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के बल पर, सुशासन के बल पर, गरीब कल्याण के योजनाओं के बल पर, किसानों की आमदनी बढ़ाने के बल पर, नौजवानों को भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां उपलब्ध कराने के बल पर उत्तर प्रदेश में एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, सपा बसपा कांग्रेस के जो तिकड़ी का केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का जो कार्यकाल रहा है वह उत्तर प्रदेश को बर्बादी की ओर ले जाने वाला रहा है, और भाजपा का जो कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश को खुशहाली की ओर ले जाने वाला रहा है। केशव जी, आप कहें कि गुंडे, मवालियों, अपराधियों का सूची है, लेकिन अखिलेश यादव जो सूची जारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में करेंगे, उसकी बदौलत कर रहे हैं 300 पार 2022 में इस बार साइकिल खिले। श्री अखिलेश यादव जी को अभी मैंने एक दिन कहा था कि श्री अखिलेश यादव जी बताइए सूची क्यों छिपा रहे हो, उस सूची के अंदर कौन है यूपी की जनता को क्यों नहीं बता रहे हो। भाजपा के डर के मारे उनको सूची जारी करना पड़ा, और उनका जो वास्तविक चरित्र है वो जनता के सामने आ गया। वह तो चाहते हैं कि यूपी के अंदर केवल अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्रियां लगा दें। 300 बोल रहे हैं, 300 पार रहा है। 300 पार श्री अखिलेश यादव जी को सपना तो आ सकता है, यथार्थ की धरती पर अगर वो 47 का आंकड़ा 2017 का दोहरा लेंगे तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। कैराना उसका एक कहा जाता है कि एक न्यूक्लियस पॉइंट रहा है। अमित शाह जी गए, योगी जी गए, आप लोग भी जाएंगे। आखिर क्या है कैराना जिसकी बदौलत पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिलाना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहती है, सुरक्षित रह करके विकास चाहती है, और विकास में गरीब जो सबसे पीछे छूट गया है उसको भी मुख्यधारा में लाना चाहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यानी डबल इंजन सरकार के माध्यम से हमने यही काम करने का कार्य किया है। कैराना की जो घटना सहित, मुजफ्फरनगर के दंगों सहित उत्तर प्रदेश में जो 700 से अधिक दंगे हुए, उन 700 से अधिक दंगों के कारण से जो उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण था, उस भय के वातावरण से हमने उत्तर प्रदेश को बाहर लाने का काम किया। देश के माननीय गृह मंत्री जी का, जिन लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इन अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के कारण यूपी छोड़ करके भागने को विवश होना पड़ा, वह यूपी वापस आए, और माननीय गृह मंत्री जी ने जाकर के यह संदेश दिया है कि यूपी में जब भाजपा की सरकार होगी तो किसी को कहीं वापस जाने की आवश्यकता नहीं है, और भाजपा ने सुशासन और विकास और सुरक्षा दी है, और इसका बहुत बड़ा संदेश है। तुष्टीकरण करना ये श्री अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, बसपा का यह चरित्र है। भाजपा का चरित्र सबका साथ सबका विकास का। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरपीएन सिंह के इस्तीफे पर भड़की है कांग्रेस। कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को कायर करार दिया है। कायर सच की लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये कहा है सुप्रिया श्रीनेत्र ने। तो आपसे थोड़ी देर के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे आरपीएन सिंह, लेकिन उससे पहले यहां उनके जाने से
कांग्रेस भड़क गई है और इशारों में जोरदार हमला उन पर बोला गया है। कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को कायर करार दिया है। कायर सच की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, ये कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत्र। तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार तेजी से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और एक के बाद एक तमाम नेता पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। इससे पहले जितिन प्रसाद और इस बीच तमाम और छोटे नेताओं ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया था और अब एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम आरपीएन सिंह आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जो जहां जा रहा है हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। यह लड़ाई बड़ी मुश्किल है और यह लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, यह लड़ाई साहस की है, यह लड़ाई सच की है, यह लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद यह काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। और सूत्रों के हवाले से इस बीच बड़ी खबर आपको दे दी, आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। पडरौना से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे आरपीएन सिंह। मनोज जायसवाल को पडरौना से मिल सकता है टिकट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एक करीबी को दूसरी विधानसभा से लड़ा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी, ऐसी खबर मिल रही है। और पडरौना से हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनोज जायसवाल जिन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, उन्हें पडरौना से टिकट मिल सकता है। एक करीबी को दूसरी विधानसभा से लड़ा सकते हैं, ये खबर मिल रही है अभी सूत्रों के हवाले से। और यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें कि आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब से थोड़ी देर के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आरपीएन सिंह का जो नाम है वो कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल था। तो ये वो 30 जो स्टार प्रचारकों की सूची थी वो आपको दिखा रहे हैं। इस लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल था, लेकिन अब उन्होंने पार्टी को गुड बाय बोल दिया है। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से अटैक भी किए जा रहे हैं, हमले भी किए जा रहे हैं, उन्हें कायर कहा जा रहा है कि लड़ाई जीतना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए साहस का परिचय देना होता है और वीर ही ऐसा कर पाते हैं। लेकिन कायर तक करार दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। उधर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति गुंडों जैसी है। हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। आखिरकार लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि गुंडे माफियाओं से इनकी लिस्ट भरी पड़ी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा जी हमारे साथ हैं। सर, आप कह रहे हैं कि गुंडे, माफिया, मवाली सब भरे हुए हैं समाजवादी पार्टी की लिस्ट में। देखिए, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, और आपको पता है 2017 से पहले की स्थिति उत्तर प्रदेश की पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। और आज उनके पास प्रत्याशियों का अभाव इसीलिए है कि कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने इतना अपराधीकरण किया और उसके साथ साथ अपराधीकरण के साथ साथ तो ये कहते थे कि अगर सत्ता में हम आएंगे तो आतंकियों पर से भी मुकदमे हटा लेंगे जो आतंकी जेलों में बंद हैं आरोप में उसमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह की उनकी सूची आई है वो एक भय का वातावरण फिर से बनाने का प्रयास है समाजवादी पार्टी का। लेकिन प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी पर पूर्ण विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास है। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उसमें पूरा भरोसा है 24 करोड़ जनता को। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनके पास में प्रत्याशी नहीं है और अगर कोई आतंकवादी भी इनको मिल जाते और जो अभी आरोपी होते और बाहर होते, क्योंकि ये जेल और बेल वालों को जब टिकट दे सकते हैं तो आतंकियों को देने में कोई देर नहीं लगती है। सर, नाहिद हसन का एक वीडियो वायरल हुआ है, उनके समर्थकों का भी वायरल हुआ है। बीजेपी ने ट्वीट किया है, कह रहे हैं जाट सिर्फ 24,000 हैं, हम 90,000 हैं, भूसा भर देंगे अगर कुछ गड़बड़ किया तो। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि मैंने देखा पिछले भी अगर आप देखें तो इन्होंने अपने चुनावों से पहले
मुजफ्फरनगर कांड क्या था, मुजफ्फरनगर में जो इतने बड़े पैमाने पर और फिर उसके बाद ये पलायन वाला जो सिलसिला आपने देखा, तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं यही सब चीजों का परिणाम था। लेकिन आज कानून का राज स्थापित हुआ है। आज जो लोग पलायन करते थे वापस आ गए, जो लोग पलायन कराते थे वो जेल जा रहे हैं। तो इतना अंतर है भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो फर्क साफ है, वो साफ दिख रहा है और उसी फर्क के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो विभाजनकारी सोच रखते हैं और उनकी जो लिस्ट है वो गुंडे माफियाओं से भरी पड़ी है और जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर प्रेम भी उनका उजागर हो रहा है। कैमरामैन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से है। चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे ओपी राजभर। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की सीट का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में वाराणसी की शिवपुर सीट पर अब दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयूर, अब सीट कंफर्म हो गई है राजभर के लिए। राजभर वर्सेस राजभर होने जा रहा है इस बार शिवपुर सीट पर। बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर ने इस बात से कंफर्मेशन किया है कि वाराणसी के शिवपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा वो कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे देखा जाता है कि किसी भी पार्टी का जो बड़ा नेता होता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या सचिव हो, वो आमतौर पर ऐसी सीट ढूंढता है जहां पर उनकी बिरादरी या उनके कास्ट के लोग अच्छे हों, वहां पर वोट बैंक उनका अच्छा हो। तो यही वजह है कि वाराणसी का शिवपुर इलाका है, वहां पर ओम प्रकाश राजभर की अच्छी खासी पकड़ है, वहां पर इनकी जाति के अच्छा वोट बैंक है। शायद यही वजह है कि शिवपुर को उन्होंने चुना है और पूरी उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस उन्हें इस बात का है कि वो वहां से जीत कर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर शुक्ला जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी यहीं से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन खबर ऐसी मिल रही है कि उनका यहां से चुनाव लड़ना करीब करीब फाइनलाइज माना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और ओम प्रकाश राजभर के भाजपा से अलग होने के बाद से अनिल राजभर को ही पार्टी यहां प्रमोट करती रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन किया है और इसी के तहत पूर्वांचल में एक नई जंग यहां पर छिड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खासतौर पर जातियों के लिहाज से पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तरफ अपना दल और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी मैदान में है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें ओपी राजभर की मानी जा रही है, जो कि एक वक्त में बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हुआ है। इस चुनाव में भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने का दावा किया है। और यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब से थोड़ी देर के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आरपीएन सिंह का नाम कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल था। तो राजनीतिक जीवन में नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं, ये कहा गया है आरपीएन सिंह की तरफ से। उनके पिता ने भी एक लंबा राजनीतिक सफर कांग्रेस में तय किया, कई अहम पदों पर रहे, राजघराने से वो ताल्लुक रखते हैं और इसी वजह से पडरौना सीट काफी महत्वपूर्ण इस बार मानी जा रही है। हालांकि खबर यह है कि राज्यसभा उन्हें भेजा जा सकता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो पडरौना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। मनीष जायसवाल को यहां से टिकट दिया जा सकता है, ऐसी खबर है, जो कि कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस ने मनीष जायसवाल को पडरौना से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है और जल्द ही आरपीएन सिंह के साथ और जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Co-presenting Easy Pay, organizing the unorganized, co-powered by केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। स्पेशल पार्टनर संजीवनी गोल्ड टी, चाय वही जो अतिथि मन भाए।